हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। आपका बीसीके का चैप्टर नंबर 5 है और इसकी मार्क्स वेटेज है 6 to 8 मार्क्स, यानी कि मिनिमम 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। ठीक है, ऑफिशियली तो यही है, बाकी क्वेश्चन थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हाँ जी, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस और फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ये नॉन फंडिंग और फंडिंग में क्या फ़र्क है? देखो, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पैसा नहीं प्रोवाइड करते हैं, और फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो नॉन फंडिंग में हम किस किस को पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 सेबी के बारे में, नंबर 3 सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और नंबर 4 IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब वन बाय वन आएंगे, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फंडिंग इंस्टीट्यूशन में केवल एक पढ़ेंगे हम, जो है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन वन बाय वन, इनको स्टार्ट करते हैं हम लोग जी। सबसे पहले यहाँ पर कुछ और हमारे को बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में कहा गया है। बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाले लोग, कंपनियां, बिजनेस फैसिलिटेटर एज ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज डूइंग ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस फैसिलिटेटर किसको कहा जाता है भैया? जो बिजनेस को आसान कर देते हैं उनको बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर उनके बारे में बताया गया बिजनेस फैसिलिटेटर किस किस को बोलेंगे और क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 फ्रेट फॉरवर्डर, उसको बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है? अ पर्सन और अ कंपनी who organizes shipment for business firms to get goods from the manufacturer or producer to a market, customer or final point of distribution। यानी फ्रेट फॉरवर्ड उसको बोलते हैं, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन या वो लोग जो आपके रॉ मटेरियल को आपके फैक्ट्री तक या प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाते हैं, फिर आपके फिनिश गुड्स को कस्टमर तक यानी फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर। यानी कि ये आपका प्रोडक्शन हाउस है और यहाँ से आप रॉ मटेरियल जो है आपके यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जा रहा है आपका किसके पास? कस्टमर के पास में। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक लाने में मदद करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर नेटवर्क विद शिपिंग कंपनीज। जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं शिपिंग कंपनियों के साथ नेटवर्क होता है इनका, एयरलाइंस के साथ होता है, रेलवेज के साथ, रोडवेज के साथ, है ना। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, वो सब फ्रेट फॉरवर्डर का काम होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट टू द बिजनेस। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना और वेयर हाउस करना, यानी बीच बीच में अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है उस गुड्स को वेयर हाउस करने के लिए, स्टोर के लिए, तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। फिर आता है बिजनेस इंक्यूबेटर। किसको बोलते हैं? इंक्यूबेटर बेसिकली इसका मतलब होता है अंडे सेकने की मशीन। अरे क्या? अंडे सेकने की मशीन। यानी जब कोई बिजनेस नया नया होता है, स्टार्टअप होता है, उसको बिजनेस को जो नेसेसरी सपोर्ट चाहिए होती है, कौन सी सपोर्ट चाहिए होती है? नेसेसरी सपोर्ट चाहिए होती है, फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल, तो वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या करते हैं? जो नए स्टार्टअप बिजनेस होते हैं जिनमें इनको लगता है बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट होती है, कोई नया आइडिया लेकर आता है। अब देखो, जो नया स्टार्टअप होता है उसको दोनों चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत होती है, एक फाइनेंस की और एक टेक्निकल सर्विसेज की। तो बिजनेस इंक्यूबेटर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो यंग बिजनेस है, जो न्यू बिजनेस है, वो ग्रो कर सकें। ठीक है, बिजनेस इंक्यूबेटर हेल्प्स क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अब बिजनेस एक्सेलरेटर किसको बोलते हैं? बिजनेस एक्सेलरेटर हेल्प्स बडिंग बिजनेसेस क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड पुट इन द फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। बिजनेस एक्सेलरेटर क्या करते हैं? आपके बिजनेस को बड़े फास्ट पेस पर लेकर के जाते हैं, यानी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे क्विकली लॉन्च करना है, डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे पहुंचाना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी हेल्प करता है। कौन? बिजनेस एक्सेलरेटर। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो कि एक आप कह सकते हो इसी का पार्ट है हमारा। ठीक है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्या करते हैं? बेसिकली दे एडवाइज बिजनेस ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, डेट एज वेल एज इक्विटी, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। यानी फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्या करते हैं? एक बिजनेस फैसिलिटेटर का काम करते हैं। वो बिजनेस को क्या हेल्प करते हैं कि भाई फाइनेंस को कैसे रेज करना है, आप डोमेस्टिक कैसे पैसे रेज कर सकते हो यानी विद इन कंट्री, और फॉरेन से भी अगर आपको पैसा रेज करना है तो कैसे रेज कर सकते हो,
और डेट एज वेल एज इक्विटी दोनों को रेज करने में हेल्प करते हैं। आपको फंड चाहिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ठीक है। एंड हेल्प्स इट्स मोबिलाइज इट्स रिक्वायरमेंट्स टू। इट में बी नोटेड, क्या नोट करना है हमें, मर्चेंट बैंकर्स फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आर नॉट देमसेल्व्स द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। यानी मर्चेंट बैंकर को या फाइनेंशियल कंसल्टेंट को आप फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन मत मान लेना, ठीक है। दे आर जस्ट, आप कह सकते हो मीडियोकर, दे आर ऑक्सिलरीज और एड्स टू द ट्रेड। यानी कि वो सहायक हैं, बेसिकली वो सहायक हैं, आपकी सहायता करते हैं मीडियोकर के तौर पर, बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, फाइनेंस को रेज करने में, फाइनेंस नहीं देते हैं, फाइनेंस को रेज करने में बिजनेस की हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है। फिर आता है मर्चेंडाइजर, किसको बोलते हैं, मर्चेंडाइजर हु हेल्प द बिजनेस टू ऑब्टेन इट्स सप्लाईज। सप्लाईज मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। जैसे मान लीजिए फैशन हाउस है, ठीक है, फैशन हाउस को फैब्रिक कहाँ से मिलेगा, उसको एक्सेसरीज कहाँ से मिलेंगी, तो मर्चेंडाइजर हेल्प करते हैं। अब मुद्दे पर आते, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी, जो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, एंड दे विल आस्क यू, बताओ ये कौन सा बिजनेस फैसिलिटेटर है, ये फ्रेट फॉरवर्डर है, बिजनेस इंक्यूबेटर है, बिजनेस एक्सेलरेटर है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, या मर्चेंडाइजर है। देखो 5 ऑप्शन बनती हैं, तो क्वेश्चन पक्का बनता है, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानना। और मैक्सिमम बच्चे ना स्टार्टिंग का ये पॉइंट मिस कर जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बिजनेस फैसिलिटेटर में और कौन कौन आ सकता है। सर किस किस को बिजनेस फैसिलिटेटर कह सकते हैं। सो बिजनेस फैसिलिटेटर as intermediaries performing a host of functioning like banks, financial institutions, potential clients। इनमें कौन कौन आता है, देखो इसमें NGOs आएंगी, फार्मर्स क्लब्स, कॉपरेटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, IT enabled rural outlets of corporate entities, village knowledge centers, agri clinics, agri business centers, कृषि विज्ञान केंद्र, and individuals like insurance agents, retired bank employees, teachers। अरे सर समझ नहीं आ रहा है क्या है, अरे भैया कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, सहायता करती है ग्रो करने में, उसको बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है। तो ये सारे लोग जो है बिजनेस को आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, सो दे ऑल आर कॉल्ड बिजनेस फैसिलिटेटर। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना, क्या है, बिजनेस फैसिलिटेटर में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या होता है, कुछ लोग ना बिजनेस फैसिलिटेटर को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को बिजनेस फैसिलिटेटर मान लेते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है हु मे बी डिफाइंड एज बैंक्स इन पर्सन, दीज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज एक्चुअली प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। लेट सपोज आप का किसी बैंक में खाता है और आपको चेक डिपॉजिट कराना है, ठीक है। अब आपने बैंक में कॉल किया कि भैया मैं आ नहीं सकता, मेरा चेक कलेक्ट करवा लो। तो बैंक ने क्या किया, एक पर्सन भेजा, आपके यहाँ से चेक जो है कलेक्ट करवा लिया, ठीक है। तो दे आर नॉट बिजनेस फैसिलिटेटर। आप बोलोगे बिजनेस को हेल्प कर रहा है मेरे ग्रो करने में, नहीं, दे आर नॉट बिजनेस फैसिलिटेटर, दे आर कॉल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बैंक सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर भेज रहा है, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं कर रहा, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब मान लीजिए बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कैश कैसे कलेक्ट करने की, आपने कैश डिपॉजिट कराना है, बैंक का पर्सन, ऑथराइज पर्सन आया, आपको कार्ड दिखाया, आपसे कैश लिया, रसीद दी, आपको मैसेज भी आ गया बैंक से कि कैश रिसीव कर लिया, उसने जाके बैंक में जमा करा दिया। सो दे आर कॉल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, दे आर नॉट बिजनेस फैसिलिटेटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पर कि क्या ये बिजनेस फैसिलिटी कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं, आर दे कॉल्ड बिजनेस फैसिलिटेटर। आंसर इज नो। क्लियर। चलिए अब चलते हैं, क्या गवर्नमेंट भी बिजनेस फैसिलिटेटर का काम करती है? बिल्कुल करती है भैया। गवर्नमेंट तो हमेशा चाहती है बिजनेस ग्रो करे, क्यों? अरे भैया गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलने क्या? आपका बिजनेस ग्रो करेगा भाई, सबसे पहले जीएसटी जमा कराओगे, एक्साइज जमा कराओगे, एक्सपोर्ट करो कस्टम ड्यूटी जमा कराओगे, इसके अलावा आप इनकम टैक्स जमा कराओगे, इतने सारे टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दोगे भाई, लोगों को रोजगार दोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, तो बिजनेस तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि बिजनेस ग्रो करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बिजनेस को फैसिलिटेट करने में, वो अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। इन 1951, अरे पुरानी कहानी होगी ये तो, वहीं से स्टार्ट हुई भाई। द यूनियन गवर्नमेंट एनेक्टेड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो भैया ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1951 में। यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा और क्या किया बिजनेस को फैसिलिटेट करने में?
न्यू ईपी मतलब NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 1991 में आई थी बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, जिसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या कुछ लोग इसको GPL भी बोलते हैं, है ना। सो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज रिगार्डेड एज वाटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया। बिजनेस को ग्रो करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा और अब भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत मेहनत करी भाई बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। क्या? नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो फंड नहीं प्रोवाइड करते बिजनेस को यार, दे डोंट प्रोवाइड फंड टू द बिजनेस। तो फिर ये कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे भाई? भाई सोचो, अगर ये इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बिजनेस, सो हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प? तो वो अब हम सारा यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर कौन कौन आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया? RBI हो गया, SEBI हो गया। इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर्स लाइक IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन दे दिया जाएगा नाम, और बाकी 3 नॉन फंडिंग, बोलेंगे बताओ कौन सा फंडिंग है, ठीक है। और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था नाबार्ड फंडिंग है, ठीक है। खैर चैप्टर के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 RBI, नंबर 2 SEBI, नंबर 3 IRDAI। इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। नंबर 4 ट्राई बोलते हैं इसको, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज आर कॉल्ड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किए हैं बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा कुछ और भी है, हाँ कुछ और भी है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज द नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्किल डेवलपमेंट के भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हैं भाई। किस लिए किए हैं? बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि स्किल डेवलप किया जा सके एंटरप्रेन्योर्स का, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में। पहली इंस्टीट्यूशन RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आपने बहुत सारा सुना भी है, और मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जहां पर आपके क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। पहला पॉइंट, RBI स्टैब्लिश कब हुआ था? अप्रैल 1, 1935, नंबर 1। इस तरीके से ना हैशटैग लगाते जाओ जहां जहां पर क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, तो आपको याद रहेगा, है ना। इसके अलावा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा है? 1934, यानी पहले एक्ट पास हुआ और एक्ट के बाद उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई 1935 में। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैब्लिश कब हुआ? तो 1935 में। और RBI एक्ट कौन सा है? 1934। इसके अलावा ये प्राइवेटली ओन्ड था RBI, और उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया 1949 के अंदर में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, भैया स्टैब्लिश कब हुआ था? 35 के अंदर में। RBI एक्ट कौन सा है? 1934। नेशनलाइज कब हुआ? 1949 के अंदर में। इट इज़ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश इन कोलकाता, मतलब ये सबसे पहले कैलकाटा, जिसको कोलकाता बोलते हैं अभी हम लोग, वहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। बट इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था। कब शिफ्ट किया था? 1937 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप बोलेंगे मुंबई में है। और ये मुंबई में कब ट्रांसफ़र किया गया था या एस्टैब्लिश किया गया था? 1937 में किया गया था। यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग द विद द RBI एक्ट। इसका बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। अब रोल ऑफ RBI में देखो बहुत सारे रोल दे रखे हैं, मैंने इसमें कुछ पॉइंट अंडरलाइन करा रखे हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि क्या ये रोल है कि नहीं है, ठीक है, या इसमें कोई ना वर्ड चेंज कर दिया जाएगा। इट्स जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल की जगह लिख दीजिएगा इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं रोल ऑफ RBI। पहला, ये पार्टल पोजीशन है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग और सुपर पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में RBI की, बिल्कुल। दूसरा, इट इज अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। देखो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन में सबसे सुप्रीम पावर किसकी है? RBI की। अपेक्स मतलब सबसे सुप्रीम, ठीक है।
उसके बाद इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की ग्रोथ का हो, उसकी स्टेबिलिटी का हो, उसमें भी बहुत रेस्पॉन्सिबल है आरबीआई। कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को जो कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में कि क्या पॉलिसी लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, तो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है आरबीआई, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स, नहीं समझे? अरे जहाँ पर आप चेक डिपॉजिट कराते हो, अकाउंट खोलते हो, कैश विड्रॉ कराते हो, लोन लेते हो, उसको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सो उनके लिए आरबीआई क्या रोल प्ले करता है? एक फ्रेंड का, एक फिलोसफर का, एक गाइड का रोल प्ले करता है। इसके अलावा कीपिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अंडर कंट्रोल, यानी महंगाई को कंट्रोल करता है। अच्छा, आरबीआई महंगाई को भी कंट्रोल कर सकता है? हाँ, कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। समझोगे, समझोगे, धीरे धीरे समझोगे, चिंता मत करो। आरबीआई क्या करता है बेटा? एसएलआर सीआरआर के माध्यम से क्या करता है? मनी की सप्लाई कम या ज़्यादा कर देता है, ठीक है। आपको पता है महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड बढ़ती है, बड़ी सीधी सी बात है। जब डिमांड बढ़ेगी तो भैया महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। तो डिमांड को कम करने के लिए बैंक क्या करता है? सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होता है कि मार्केट का सरप्लस फंड स्क्वीज हो जाता है, यानी मार्केट में फंड कम हो जाता है। मार्केट में फंड कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी भाई, जब डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई नीचे आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने ट्रेजरी बिल पढ़ा होगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल रेज करती है थ्रू आरबीआई, है ना। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए भी आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या है आरबीआई के। करेंसी इशू करना, करेंसी अदर देन ₹1 कॉइन्स, नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स, ठीक है। तो इसको छोड़ करके आरबीआई जो इशू करता है, और तो ये ₹1 कॉइन, नोट्स, ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कुछ का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी देना चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन इशू करता है ₹1 कॉइन्स, नोट्स, सब्सिडरी कॉइन्स? तो आप बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजेक्ट्स ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे जीएसटी आप जमा कराते हैं ना, तो वो आरबीआई अकाउंट खुलता है अपने पास में, वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो बैंकिंग सिस्टम है वो आरबीआई के पास होता है। इसके अलावा मैनेजेस पब्लिक डेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ न्यू लोन्स। इसके अलावा देखो आगे, ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेक्स एडवांसेस टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवांस भी देता है। और आरबीआई एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट नॉट ओनली ऑन पॉलिसीज कंसर्निंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर बट ऑल्सो ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशूज इंक्लूडिंग दोज इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। यानी आरबीआई ना बहुत अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट की मदद करता है पॉलिसीज को रेज करने में, है ना, पॉलिसीज को बनाने में, ताकि बैंकिंग सेक्टर की बात करें या फंड्स की बात करें वो इजीली रेज किया जा सके, है ना। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बैंकर्स बैंक। आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद द एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा 1949, ठीक है। ऐसे आ जाएगा व्हाट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948, 49, 50, 51, तो आपका आंसर क्या होगा? 1949। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताओ कि आरबीआई को जो पावर दी गई है वो कौन से एक्ट में दी गई है? आरबीआई एक्ट 1934 में दी गई है, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई है, सी बोथ ऑफ दी अबव, डी नन ऑफ दी अबव, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दी अबव, गॉट इट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बैंकर्स का बैंक है, यानी बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है टू द शेड्यूल्ड बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स, लोन्स, एडवांसेस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यानी शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कौन? आरबीआई। इसके अलावा कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का इंस्पेक्शन भी करा सकता है भाई, सबका बाप है आरबीआई। हाँ, इसके अलावा और क्या फंक्शन है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ, हमारा जो फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सब का कस्टोडियन कौन है? किसके पास रखा जाता है? किसकी कस्टडी में रखा जाता है? आरबीआई की। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी कितना है भाई? अभी जो करंटली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है 46,869 बिलियन रुपीज। एक बिलियन में कितनी जीरो होती है पता है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अरे भैया 9, तो कितना अमाउंट हो गया? 46869
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आरबीआई के पास। या चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई लाइक एनी अदर सेंट्रल बैंक पोजेसेस पावर टू यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। कौन कौन सी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड है? एसएलआर, एससीआरआर। भाई ये बहुत बड़ा हथियार है आरबीआई के पास में, बहुत बड़ा हथियार है जिससे सारे बैंकों को मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई प्रमोट भी करता है। किसको प्रमोट करता है भाई? सलमान खान को? नहीं भाई, वो प्रमोट करता है बैंकिंग हैबिट्स को, ताकि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स बढ़े, बैंक में ट्रस्ट बढ़े, लोग बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, है ना। कैशलेस इकोनॉमी सुना है ना, तो वो कैसे आएगी कैशलेस इकोनॉमी? जब आरबीआई भरोसा दिलाएगा भाई चिंता मत करो, आप ये ट्रांजैक्शन करो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने देखा कई बार चीटिंग होती है लोगों के साथ में, तो आरबीआई रूल्स लेकर आता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे बैंकिंग सिस्टम पर, है ना। तो एक्सटेंड द बैंकिंग सिस्टम टेरिटोरियली एंड फंक्शनली। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल बिजनेस के लिए प्रोविज़न बनाता है। इसके अलावा ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को प्रमोट किया जा सके, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, एग्रीकल्चर में भी बैंकिंग का यूज़ हो। इसके अलावा जो कलेक्ट करता है डेटा, आपको याद होगा नोटबंदी के टाइम पर ना, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, तो उस समय बैंक ना रोज डेटा आता था, आज इतने लाख करोड़ के रुपए जमा कराए गए, आज इतने करोड़ रुपया जमा कराया गया। अब इंडिया में इतने सारे बैंक है भाई, वो कैसे पता चलेगा किस बैंक में, कौन सी ब्रांच में किसने कितने पैसे जमा कराए? सारा डेटा आरबीआई के पास कलेक्ट होता है, कंपाइल होता है ना। तो डेटा भी आपको पता चल सकता है। अगर आज आरबीआई जानना चाहे कि आज के दिन में पूरे इंडिया में कितने लोगों ने कितना पैसा डिपॉजिट कराया, तो वो भी उसके पास रिपोर्ट होगी। कितना विड्रॉ कराया वो भी रिपोर्ट होगी भाई। हाँ, कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इसके अलावा आरबीआई जो है मोनेटाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी और रीमोनेटाइजेशन, यानी नए नोट इशू करना, पुराने नोट को बंद करना, या पुराने नोट को दोबारा से रेगुलराइज कर देना, इसके लिए भी आरबीआई रोल प्ले करता है और आरबीआई के पास पावर है इसकी। आरबीआई ऑल्सो ओवरसीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी टू फैसिलिटेट ओवरसीज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन करेंसीज में करते हैं, इवन जो हमारी जो मनी बाहर से आती है ना, उसमें भी हेल्प करता है आरबीआई, ताकि किसी का पैसा बाहर डूबे ना, है ना, रुके ना फॉरेन के अंदर में, तो उसमें भी आरबीआई हेल्प करता है ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है। अ स्मॉल रिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो और बैंक रेट कैन पुट ह्यूज फंड्स at the disposal of the commercial banks for lending to the business and other sectors। अब देखो क्या होता क्या है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो बैंक के पास है 100 रुपये, 100 करोड़ रुपए, ठीक है, कितना, 100 करोड़। और आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एसएलआर और प्लस सीआरआर मान लीजिए टोटल मिलाकर होता है 25%। इसका मतलब ये कि इस 100 करोड़ में से 25 करोड़ रुपया जो है बैंक यूज़ नहीं कर सकते, ये आरबीआई के पास रहेगा किसी न किसी फॉर्म के अंदर में। तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कितना पैसा है, 75 करोड़ रुपीज़ है, जो ये पब्लिक में इशू कर सकते हैं, लोन की फॉर्म में, ग्रांट की फॉर्म में, मतलब किसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कार लोन दे, होम लोन दे, पर्सनल लोन दे, किसी ना किसी फॉर्म में या क्रेडिट लिमिट में दे सकते हैं। अब आरबीआई को लगता है कि भैया हमारे को जो है मार्केट से पैसा स्क्वीज़ करना है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तब बढ़ती है लोगों के पास पैसा बहुत होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो बैंक ने क्या किया, इस 25% को 27% कर दिया। 27% करने का मतलब क्या है कि अब बैंक के पास 25 करोड़ की जगह आरबीआई के पास कितना पैसे रखना पड़ेगा, 27। तो बैंक के पास बचेगा कितना, 73 करोड़, यानी 2 करोड़ रुपये कम हो गया ना। तो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जब 2 करोड़ रुपए कम हो जाएगा ना, तो वो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल है आरबीआई के पास एसएलआर और सीआरआर की फॉर्म में। और हमने एग्जाम्पल लिया सिर्फ 100 करोड़ रुपए का, भाई 100 करोड़ नहीं होते, कई हज़ार करोड़ रुपया बैंकों के पास होता है। तो उसका मतलब आधा % भी अगर इधर उधर हो जाना तो मनी सप्लाई डेविएट कर जाती है। गॉट इट? तो डिटेल में आप इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ेंगे, एसएलआर सीआरआर के बारे में। अभी हमारे लिए इतना रेलिवेंट है उतना पढ़ेंगे। फिर आता है कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, बेसिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट, बेसिस पॉइंट क्या होता है, मान लो बैंक को 1% कम करना है, तो बैंक ये नहीं बोलेगा 1% कम कर दो, बैंक बोलेगा 100 बेसिस पॉइंट कम कर दो। कितना, 100 बेसिस पॉइंट, यानी 1% इज इक्वल टू 100
बिप्स बोलते हैं इसको, बेसिस पॉइंट, बीपीएस, बिप्स, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%। तो अगर मान लो बैंक को लगता है कि हमें एसएलआर को कम करना है, मान लीजिए आधा परसेंट से, 0.5% से, तो बैंक क्या, आरबीआई क्या बोलेगा कि हमने, अरे 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 ऐसे कैसे, हाँ, बैंक क्या बोलेगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, हाँ, आरबीआई क्या बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि हमने एसएलआर को 0.5% कम कर दिया, एसएलआर को हमने क्या किया, 100 का आधा कितना, 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। आप कभी मार्केट में न्यूज़ सुनोगे ना, तो वहाँ बेसिस पॉइंट लिखा हुआ आता है कि आज आरबीआई ने एसएलआर, सीआरआर या कोई भी चीज़ क्या नाम है, 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया या 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, करेक्ट, 0.25%, वेरी गुड। और 200 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 2%, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1% इज इक्वलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट टू इलस्ट्रेट इफ करंट बैंक रेट। अब देखो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कि करंट बैंक रेट है 7.75%, ओके। उसके बाद वो बोल रहा है कि आरबीआई डिक्रीजेस इट बाय 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, 0.25% से कम कर दिया, तो नया रेट क्या हो गया, 7.50%। गॉट इट। तो यही बात एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा हुआ है कि करंट बैंक रेट था 7.75% और आरबीआई ने डिक्रीज किया 25 बेसिस पॉइंट, तो नया रेट क्या हो जाएगा, 7.50%। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। SLR, CRR, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, दीज अफेक्ट फंड्स अवेलेबिलिटी टू ऑल द सेक्टर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भैया अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इस पर कंट्रोल जो है वो CRR और SLR के थ्रू किया जाता है। तो इट इन्फ्लुएंसेस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। क्लियर। चलिए, इसके अलावा आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट्स थ्रू द सच पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है, देखो सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बैंक रेट क्या होता है, इसको जरा एक बार समझ लेते हैं, है ना। देखिए, ये है आरबीआई और ये है कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है जब कमर्शियल बैंक्स को फंड देता है, जिस रेट पर देता है फंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और इसी को हम लोग बेस रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस रेट। और इसी का तीसरा नाम है डिस्काउंट रेट। बात समझ आ गई। आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। उसको बेस रेट भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बट ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 2 वीक्स। मोर देन 2 वीक्स हो गया तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर 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 यही आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा है लेस देन 2 वीक्स के लिए, मान लो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। यानी इसका नाम हो जाएगा रेपो रेट। क्या ये बात समझ आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ज़रा दोबारा से समझेंगे आप लोग मेरे साथ। आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर पैसा दे रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं बैंक रेट। उसका दूसरा नाम है बेस रेट और तीसरा नाम है डिस्काउंट रेट। और ये कब होता है, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, यानी कि मोर देन 2 वीक्स। और अगर लेस देन 2 वीक्स के लिए दे रहा है तो इट विल बी कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। तो यानी कि दोनों में ही रेट है, सिर्फ जो गैप है वो किसकी वजह से है, टाइम की वजह से। टाइम की वजह से लेस देन 2 वीक्स रेपो रेट, मोर देन 2 वीक्स तो बैंक रेट या बेस रेट या डिस्काउंट रेट। इज दैट क्लियर। पक्का क्लियर हो गया ये बात। अच्छा, अब इसके अलावा एक पॉइंट आता है, अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास कभी सरप्लस आ गया, सरप्लस मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हो, वो आरबीआई को कहता है आप मेरे से वापस ले लो भाई। तो जिस रेट पर आरबीआई पैसा वापस लेगा उसको अपन उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस आ जाए और वो आरबीआई को बोले तू मेरे से पैसे ले ले भाई, मुझे ब्याज दे दियो कुछ, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी
सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि मार्केट में डिमांड नहीं, कमर्शियल बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो सोचता है यार मैं इतना पैसा रख के क्यों क्या करूं, कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, उसने आरबीआई को दे दिया, तो दैट वुड बी कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इज दैट क्लियर? चलो अब इसको लैंग्वेज में जरा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके डेफिनेशन में आएगा ये। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट थ्रू द पॉलिसी, ये हो गया था हमारा, यस। दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, और इसी को हम लोग बेस रेट भी बोलते हैं। बेस रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी को बेस मान करके जो कमर्शियल बैंक है ना आगे मनी लेंड करते हैं। मान लो आरबीआई से कमर्शियल बैंक को मिला 7% पर पैसा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अगर आप और मैं लोन लेने जाएंगे तो उस पर इस बेस रेट में अपना मार्जिन जोड़ देगा 2% का और हमें दे देगा 9% पर, है ना। तो बेस क्या है? ये 7%, इसलिए इसको बेस रेट भी कहा जाता है। अब जरा पढ़ते हैं रेपो रेट होता क्या है बेसिकली। द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट। भैया बैंक बोरो कर रहा है या आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा है, एक ही बात है ना दोनों का मतलब। उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ री परचेज रेट, इसको हम री परचेज रेट भी बोलते हैं रेपो रेट को, ठीक है। और इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है अप टू 2 वीक्स। क्या होती है? 2 वीक्स, 2 हफ्ते से कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट। ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंक रेट इज ए लॉन्ग टर्म, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं पहले। रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम द बैंक रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हॉरिजन। Repo rate is a short-term measure. It refers to short-term loans. On the other hand, bank rate is a long-term measure. It is governed by long-term monetary policy of RBI. यानी अगर हम बैंक रेट की बात करें, रेपो रेट की बात करें, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ टाइम का। 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो बैंक रेट, बेस रेट या डिस्काउंट रेट कहलाएगा, तीनों का मतलब सेम है। और अगर लेस देन 2 वीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। अब आता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई व्हेन बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकता क्या? अरे भैया बैंक, जो कमर्शियल बैंक है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग टर्म के लिए तो फंड ही नहीं होता भाई उसके पास में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आरबीआई में भी रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। इसको हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है? बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, राइट। ऐसे ही पूरी इकोनॉमी के अंदर में मनी को सप्लाई करने का जो पंप होता है ना, वो आरबीआई है। जैसे सीआरआर, एसएलआर के थ्रू वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। समझ गए मेरी बात? तो मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो हार्ट क्या है? आरबीआई है। It oversees the functioning and outreach of the commercial banks as well as non-banking finance companies. RBI via stipulating SLR and CRR. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो RBI जो पैसा रखता है, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था SLR प्लस CRR का, कि दोनों मान लीजिए 25% है, और हमने एग्जांपल लिया था 100 करोड़ का, और हम मान ले 25 करोड़ रुपया अब RBI के पास डिस्पोजल में है। तो RBI इसका क्या करेगा? आरबीआई इसको दे देगा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, जिसको हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। मतलब ये कि आरबीआई क्या करता है, इस पैसे को डेवलपमेंट बैंक्स को दे देता है, डेवलपमेंट बैंक को, ताकि पूरी इकोनॉमी ग्रो कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो दोनों फायदे हो गए। कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल भी हो गया, एक सिक्योरिटी उनके पास रहेगी आरबीआई के पास में, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटी आरबीआई के पास होगी तो कमर्शियल बैंक पे भी कंट्रोल हो गया, और जो सरप्लस आरबीआई के पास आता है, आरबीआई क्या करता है, उसको डेवलपमेंट बैंक्स को दे देता है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। कैसे करेगा वो भी हम नबार्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा डेवलपमेंट बैंक्स है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आरबीआई क्या करता है? फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। पेपर बेस्ड मैकेनिज्म वुड इंक्लूड एग्जाम्पल करेंसी, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिजिटल पेमेंट, कार्ड स्वाइपिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड सो ऑन। ज़रा ध्यान से समझो, आज ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो करेंसी है, चाहे वो चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कार्ड्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, हम लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं इस पर? क्योंकि ये सारी लीगलाइज्ड है। इसको लीगलाइज कौन करता है? आरबीआई करता है ना। तभी तो हम लोग इस पर ट्रस्ट करके लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये ट्रस्ट किसके थ्रू आ रहा है हमारे पास में? आरबीआई के थ्रू आ रहा है भाई। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर द सिस्टम एंड सेट्स द रूल्स ऑफ द गेम।
यानी कहीं पर अगर आरबीआई को लगता है कि यहाँ पर नॉर्मल कस्टमर को या किसी पर्सन को दिक्कत हो रही है, कहीं पर चीटिंग हो रही है, तो आरबीआई उसके रूल बना देता है। जैसे कई बार क्या होता है, बैंक की गलती की वजह से फंड कहीं गलत ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका भुगतान कस्टमर नहीं करता। आरबीआई ने रूल बना रखा है भाई कि आप बैंक को बताओ अगर चीटिंग हुई है किसी वजह से, तो आप बैंक को इन्फॉर्म करो, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, है ना। तो आरबीआई रूल्स सेट करता है इस गेम के। चलो यहाँ पर हमारा आरबीआई खत्म होता है। अब अगला हमारा जो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन आता है वो आता है सेबी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। सेबी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, टेंशन मत लो, इंटर फाइनल तक, तो इसको अच्छे से समझ लो भाई। हाँ, वहाँ पर आप लीगली लॉ की लैंग्वेज में पढ़ोगे, यहाँ पर उसके बारे में समझ लो। सबसे पहले चीज़, सेबी का गठन कब हुआ था? व्हेन सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड 12 अप्रैल 1988 में, ठीक है। और इसका एक्ट कब पास हुआ था? 1992 में। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेबी स्टैब्लिश तो 1988 में हो गया था, लेकिन इसका जो एक्ट पास हुआ था वो 1992 में, 4 साल बाद हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी 1992 को। क्या सेबी करती है? बेसिकली सेबी जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना भाई, उसको कंट्रोल करती है। अरे बाप रे बाप। तो क्या 1992 से पहले या 1988 से पहले स्टॉक मार्केट नहीं थी? तो फिर इसको कौन कंट्रोल करता था? उसको कंट्रोल करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। समझ गए मेरी बात? यानी कि सेबी के आने से पहले स्टॉक मार्केट को कौन गवर्न करता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। और वो कौन से एक्ट में आया था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947। यानी आप ये मान के चलिए 1947 आज़ादी से हमारी कैपिटल मार्केट को जो गवर्न कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उसका नाम क्या था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। फिर 1988 के अंदर में सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 1992 में उसको एक्ट पास करके एक पूरी अथॉरिटी दे दी गई। तो सेबी करती क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद हाँ, ये भैया यहाँ पहले मार्क कर लो, मार्क कर लो। फिर तुम कहोगे सर क्वेश्चन आ गया, पता ही नहीं चला। यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ 4 क्वेश्चन बनते हैं भाई इस एक पॉइंट पर। फिर आता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सर आपका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। इसके अलावा रीजनल ऑफिस भी है। रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं? नर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न रीजन में। नर्दर्न इंडिया का कहाँ पर है भाई? नर्दर्न इंडिया का है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये हो गया नर्दर्न इंडिया का। अच्छा जी, और ईस्ट इंडिया का कहाँ पर है? ईस्टर्न इंडिया का कोलकाता में। और हमारा सदर्न इंडिया का कहाँ पर है? चेन्नई में। और वेस्टर्न इंडिया का कहाँ पर है? अहमदाबाद में। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि सेबी के अंदर में बोर्ड में कौन कौन होते हैं? एक चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है भैया। इसके अलावा एक मेंबर होता है जो आरबीआई से अपॉइंट किया जाता है। और इसके अलावा 5 और मेंबर्स होते हैं जिनमें से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जरा गिनती करते हैं। एक चेयरमैन हो गया, यहाँ पर 2 मेंबर्स और हो गए, 1 मेंबर हो गया आरबीआई का, और 5 मेंबर हो गए। इसको हम कह सकते हैं 3+2, यानी कि 3 होल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, इसमें सेबी में, सॉरी, ठीक है। फिर आता है सेबी जो 3 ग्रुप की जो नीड है उसको फुलफिल करती है। इश्योर ऑफ सिक्योरिटी। इश्योर ऑफ सिक्योरिटी कौन कौन कौन? मतलब जो कंपनी सिक्योरिटी से इशू करती है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स यार, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। अभी मान लो शेयर्स है, जो कंपनी शेयर इशू करती है उसकी नीड को पूरा करती है सेबी। इसके अलावा इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको भी प्रोटेक्ट करती है। और जो मार्केट इंटरमीडिएरीज होते हैं उनको भी सेबी जो है नीड को पूरा करती है, उनकी ज़रूरत को पूरा करती है, उनको हेल्प करती है ताकि स्टॉक मार्केट ग्रो कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेबी 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन-सी लेजिस्लेटिव, कौन-सी जुडिशियल, कौन-सी एग्जीक्यूटिव। तो सेबी ड्राफ्ट करती है लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में भी और जुडिशियल कैपेसिटी में भी, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी यहाँ पर ये रूल्स बनाती है सारे। इसके अलावा अगर सेबी मान लीजिए अगर सेबी ही कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो कंपनी को लगे कि नहीं उसके लिए ठीक नहीं है, या कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है, या कंपनी को लगता है कि नहीं सेबी ने जो डिसीजन लिया कंपनी के लिए वो गलत है, तो क्या हम अपील कर सकते हैं? हाँ, अपील कर सकते हैं भाई। कहाँ कर सकते हैं? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अगर सेबी के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो तो कहाँ पर कर सकते हो? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सैट बोलते हैं इसको, SAT, ठीक है, वहाँ पर आप अपील कर सकते हो। सेबी की पावर क्या क्या भाई? पावर है टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के जो बायलॉज होते हैं उसको अप्रूव करता है सेबी। इसके अलावा उनके जो बायलॉज होते हैं उसको अमेंड भी कर सकता है। उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकती है सेबी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकती है सेबी। इसके अलावा कुछ कंपनियों को कंपेल कर सकती है, भैया अपने शेयर्स को लिस्ट करो। कई बार क्या होता है, कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है
तो उसके शेयर्स को लिस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो इजीली सेल परचेज किया जा सके। तो सेबी कंपेल कर सकते हैं कंपनी को, भैया अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो। गॉट इट? It even facilitates overseas entities desirous of participating in Indian capital market। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अगर कोई ओवरसीज एंटिटीज मतलब इंडिया से बाहर कोई एंटिटी है जो इंडिया में पैसा लगाना चाहती है ना, तो उसकी भी हेल्प करती है किस तरह की, कैसे फॉरेन फंडिंग को हम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करा सके, उसके लिए भी सेबी पूरी हेल्प करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, ओवरसीज एंटिटीज डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट एंड डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर होता है सेबी का रोल खत्म, बस इतना ही था सेबी में। और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल प्ले होता है, क्या चीज़ होती है। कंपटीशन कमीशन वाज सेट अप टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन द इकोनॉमी दैट विल प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू द प्रोड्यूसर्स एंड मेक द मार्केट्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए सीसीआई बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो कई बार कंपनी ना बहुत बड़ी हो जाती है, वो मोनोपोली हो जाती है, तो मोनोपोली होने से दिक्कत आती है क्योंकि कंपनी अपना चलाएगी सब कुछ, कंज्यूमर परेशान हो सकता है उसके अंदर में, तो उसके लिए सीसीआई बनाया गया। कंपटीशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट कंपटीशन, फॉर एग्जांपल बर्गर किंग की बात करें, मैकडी के बर्गर की बात करें तो उनमें भैया डायरेक्ट कंपटीशन है। कोका कोला की बात करें, पेप्सी की बात करें, डायरेक्ट कंपटीशन है। पिज़्ज़ा हट की बात करें, डोमिनो की बात करें, डायरेक्ट कंपटीशन है। इसके अलावा इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हो और रास्ते में ही आपको रेडी टू ईट मील मिल गया रास्ते में ही, अरे वाह, है ना, ठेली वाला बड़ा बहुत प्यारा बहुत टेस्टी खाना बनाता है। अब कंपटीशन है दोनों के बीच में, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंपटीशन है ना, तो वहाँ भी कंपटीशन होता है। इसका मेन मकसद क्या है सीसीआई का, कि इनोवेशन इंक्रीज हो, एंकरेज हो। देखो कंपटीशन अगर फेयर होगा तभी इनोवेशन आएगी और मार्केट में सक्सेस पाने के लिए नई नई चीज़ें मार्केट में आएंगी। बेसिकली ये रोल है सीसीआई का। नहीं तो कंपटीशन में क्या होगा, लोग एक दूसरे को काट पीट करने लग जाएंगे, मतलब कभी कटथ्रोट कंपटीशन प्राइस का चलना शुरू हो जाएगा, इनोवेशन नहीं आएगा। आज क्या है, कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है कि अगर आपको मार्केट में सक्सीड करना है तो इनोवेशन लानी ही पड़ती है। तो इट एनकरेजेस इनोवेशन, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। पनिशेज लैगार्ड्स, यानी कि जो पिछड़े होते हैं, जो कंपटीशन में नहीं आते हैं, जो इनोवेशन नहीं करते हैं, नई मार्केट में नई चीज़ें नहीं लाते हैं, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं भाई। ठीक है, उससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, कंपटीशन से कॉस्ट रिड्यूस होती है और गुड्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो और मार्केट में अवेलेबल भी करा सकते हो। ठीक है, कंपटीशन एक्ट कौन सा भाई, 2002 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। कंपटीशन एक्ट कौन सा है, 2002। इसके अलावा कंपटीशन लॉ इज ए टूल ऑफ इंप्लीमेंट एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसी टू प्रिवेंट पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन के अगेंस्ट है, उसको रोकती है कौन, सीसीआई। ठीक है, और द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और ऐसा कोई एग्रीमेंट जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, यानी बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया कि तो मेरे कंपटीशन में खड़े नहीं होंगे भाई, यार ये कोई बात थोड़ी है। तो ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, उसको सीसीआई प्रोहिबिट करता है, रोकता है। ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशंस। आपने देखो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार गलतियां कर जाती हैं, कंपटीशन में ऐसी ऐसी पॉलिसी ले आती हैं, तो ये सीसीआई उनको नहीं बख्शता भाई। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बता रहा हूं, उन पर भी पेनल्टियां लगाई हुई हैं। हाँ जी, अमेजोन की बात करें, रिलायंस की बात करें, तो भैया सेबी ये सीसीआई चूकता नहीं है पेनल्टी लगाने में। अगर वो डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं कहीं पर भी, उनको लगता है अगर सीसीआई को कि ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, तो पेनल्टी लगती है वहां पर। ठीक है, विच कॉज और लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया। ठीक है, अब कंपटीशन का फीचर्स क्या है, ये ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है, बैन करता है जो एडवर्स इफेक्ट डालती है कंपटीशन में। फिर ये प्रमोट करता है, सस्टेन करता है कंपटीशन को, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को एंश्योर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 2002 में आया था कंपटीशन, इससे पहले भी कोई एक्ट था जो कंपटीशन को रोकता था? बिल्कुल था, उसका नाम था एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट 1969। ये एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमआरटीपी का मतलब है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव, ऐसे है ना, एमआरटीपी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड
प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ये 1969 में आया था एमआरटीपी एक्ट, जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और इसको अबॉलिश कर दिया और इसके बदले में नया एक्ट आया जिसको नाम दिया गया कंपटीशन एक्ट 2002। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया कंपटीशन एक्ट से पहले भी कोई एक्ट था, या कौन सा एक्ट था जिसको कंपटीशन एक्ट ने रिपील कर दिया था। ये देखो, रिपील मतलब उसको हटा देना और नया एक्ट आ जाना उसके बदले में, तो वो था एमआरटीपी एक्ट। और ये भी आ सकता है एमआरटीपी एक्ट का कौन सा था, 1968 था, 69 था, 70 था, 71 था। दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिर आता है कंपटीशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 अक्टूबर 2003। यानी एक्ट तो 2002 में पास हो गया था और फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई थी, 2003 के अंदर में। तो आपको यहाँ बहुत थिन लाइन है, यहाँ पर आपको लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा एग्जाम के अंदर में। अगर वो कहता है कि भैया स्टैब्लिश कब हुआ, तो 2003 में हुआ था, ठीक है। और एक्ट कब पास हुआ, वो 2002 में हुआ था। हाँ, कई बार एक्ट पहले आ जाता है, कई बार एक्ट बाद में आता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके स्टडी मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। CCI कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फेरबदल कैसे आएगा, इस 6 मेंबर्स की जगह कर देंगे 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन बदल देंगे और यहाँ पर कर देंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर कुछ और डाल देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये आ सकता है आपका। आगे चलते हैं, रोल ऑफ CCI में आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर का वेलफेयर करना, उनका बेनिफिट करना जो कंपटीशन से आता है, फेयर और हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्रिएट रहे, ऐसी पॉलिसीज बनाना जो मोस्ट एफिशिएंट हो, यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद द सेक्टोरल रेगुलेटर। ये सेक्टोरल रेगुलेटर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आपने वो नहीं सुना। TRAI सेक्टोरल रेगुलेटर मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे टेलीकॉम की रेगुलेटरी अथॉरिटी है ट्राई, TRAI, इंश्योरेंस की है IRDAI, है ना, इस तरीके से उसको हम बोलते हैं सेक्टोरल रेगुलेटर। उनके साथ मिलकर के ये रूल्स बनाती है और पॉलिसीज बनाती है और कंपटीशन की एडवोकेसी करती है, कंपटीशन को प्रमोट करती है और कंपटीशन के बेनिफिट जो है स्टेक होल्डर तक पहुंचाती है। इसके अलावा CCI क्या करता है, CCI प्रोटेक्ट्स द बिजनेस फ्रॉम अदर बिजनेसेस अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड पेनलाइज द एरिंग एंटिटीज टू। अगर कोई भी एंटिटी जो है, एरिंग एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो गलत काम कर रही है उसको पेनलाइज करती है, पेनल्टी लगाती है, और कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस है तो उसको रोकती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो अथॉरिटी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, यस, IRDAI। यानी इसका मेन जो पर्पस है वो है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट्स एंड डेवलप्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। और ये एक्ट कौन सा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। देखो यहाँ पर तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि IRDA इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं उसमें क्या फॉरेन फंडिंग लगाई जा सकती है। तो आंसर हियर इज मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी ऑफ 26% इन ए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैविंग ऑपरेशन इन इंडिया लगाई जा सकती है, लेकिन किंतु परंतु बट, यानी कि पहले ये था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में प्राइवेट है उसमें फॉरेन फंडिंग कितनी लगाई जा सकती थी, 26%। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2014 में एक रूल पास किया, बिल पास किया, जिसमें FDI की लिमिट को 49% कर दिया। यानी अगर अब प्रेजेंटली आप पूछे हमसे कि भैया अभी प्राइवेट जो इंश्योरेंस सेक्टर है उस कंपनी में कितना FDI लगाया जा सकता है, द आंसर इज 49%, ठीक है, 49%, अभी 49% है। 2014 से पहले ये 26% हुआ करता था। अब बात करते हैं IRDA के बारे में। इट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ना रजिस्ट्रेशन देती है कौन, IRDAI। ये लो जी, आप इंश्योरेंस कर सकते हो। उनके लाइसेंस को रिन्यू भी करती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है। वाओ, पूरी पावर है IRDA के पास। जी हाँ, पूरी पावर है IRDAI के पास, ठीक है। ओके
अब बात करते हैं यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी। देखो यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसको सिर्फ समझ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन आने का चांस, देखिए पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कम है, ठीक है, बट ये हो सकता है कि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आ सकता है। तो जहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ मैं आपको बता ही रहा हूँ क्वेश्चन। इसका मेन मिशन क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा ब्रिंग अबाउट स्पीडी ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, कैसे स्पीड बढ़ाएगी, कैसे मैक्सिमम लोग पॉलिसी के दायरे में आएंगे, इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी। भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी डूब गई तो भाई कितना नुकसान हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा। तो IRDAI का ये भी काम है कि इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कितनी फाइनेंशियली साउंड है उसको भी मॉनिटर करना। तो उसके लिए क्या करती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी बनाती है, उनका सेट, प्रमोट एंड मॉनिटर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, ताकि उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा अगर कोई जेन्युइन क्लेम है तो उसको जल्दी से जल्दी सेटल डाउन किया जा सके। और इसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट में जो इंश्योरेंस के साथ डील कर रही हैं। इसके अलावा हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ मार्केट प्लेयर्स के बीच में, यानी कुल मिलाकर के जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल साउंडनेस को कंट्रोल में करना, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। इसके अलावा स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्री जल्दी जल्दी ग्रो करे स्पीड से, ठीक है, और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये सारे क्या है, मिशन स्टेटमेंट है किसका, IRDAI का। इसके अलावा टू टेक एक्शन वेयर स्टैंडर्ड्स आर नॉट एडिक्वेट, यानी इनएडिक्वेट, जहाँ स्टैंडर्ड्स इनएडिक्वेट हैं वहाँ पर एक्शन लेना और डे टू डे वर्किंग में सेल्फ रेगुलेट करना। ये काम किसका है, IRDAI का। अब ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि IRDAI को जो पावर दी गई है वो कौन से सेक्शन में दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 14 ऐसे लिख लो, आपको याद रहेगा, नोट्स में लिख लीजिए इसको, है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि ड्यूटीज पावर्स की बात करें तो सेक्शन 14 ऑफ IRDAI एक्ट 1999 में दी गई है IRDAI को। तो एक लोता सेक्शन है भाई, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें पावर की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो सारी चीज़ इसमें आती है। तो क्या क्या है इसके पावर, ड्यूटी, फंक्शन। इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना, रिन्यू करना, मॉडिफाई करना, विड्रॉ करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना। अरे बाप रे, यानी कोई इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई करता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो उसको सर्टिफिकेट देना, रिन्यू करना, मॉडिफाई करना, विड्रॉ कर लेना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, सब इसके पास है। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और ये डिसाइड करना कि जो एजेंट है, एजेंट जो एजेंट बनते हैं ना, LIC के एजेंट आपने देखा है, LIC के एजेंट आपने ज़रूर, आपके यहाँ भी आते होंगे LIC करने के लिए, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारा IRDAI डिसाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वेयर्स आते हैं, लॉस, जैसे आपने देखा होगा फायर इंश्योरेंस होता है ना, फायर इंश्योरेंस के अंदर में जब लॉस हो जाता है, आग लग जाती है, तो सर्वे किया जाता है कितना लॉस हुआ। तो लॉस असेसर या सर्वेयर जो होते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट भी IRDAI डिसाइड करता है। इसके अलावा फीस कितनी चार्ज की जाएगी, कोई चार्जेस लिए जाएंगे तो कितने, मान लीजिए आप पॉलिसी में नाम चेंज कराने जा रहे हैं नॉमिनी का और कंपनी कुछ फीस चार्ज करती है आपसे, तो वो कितनी फीस होगी, है ना, या कमीशन दिया जाएगा एजेंट को तो कितना दिया जाएगा, वो सब IRDAI डिसाइड करता है। अगर लगता है IRDAI को कोई इन्फॉर्मेशन मंगानी है इंश्योरर से, इंटरमीडियरी से, या इंश्योरेंस इंटरमीडियरी से, किसी से भी, तो IRDAI मंगा सकता है वो इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, किसी से भी। इसके अलावा कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है किसको, रेट को, एडवांटेज को, टर्म्स कंडीशंस को, ताकि इसमें ऐसा ना हो कि पॉलिसी होल्डर कल को बेचारा मारा जाए, है ना, तो वो सब IRDAI के पास है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी कैसे मेंटेन करेंगी, इंश्योरेंस एजेंट कैसे मेंटेन करेंगे, वो भी किस फॉर्म में होगा, किस मैनर में होगा, IRDAI डिसाइड करता है। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना करोड़ों रुपए आता है ना, जो आप प्रीमियम के फॉर्म में देते हो, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसका आगे इन्वेस्ट करती है। तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, किस किस कंडीशन में कर सकती है, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, IRDAI भाई। हाँ, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को मार्जिन के तौर पे रखना पड़ेगा ताकि वो इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो, वो मार्जिन भी IRDAI डिसाइड करता है। इसके अलावा मान लो इंश्योरर के बीच में या इंटरमीडिएट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको भी IRDAI सॉल्व करता है।
तो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी जो बार बार एडवाइस करती है IRDAI को कैसी पॉलिसी लानी है, तो उसको भी सुपरवाइज कौन करता है, IRDAI। कितना परसेंट ऑफ इनकम प्रीमियम का कितना परसेंटेज जो एजेंट को दिया जाएगा वो भी IRDAI डिसाइड करता है। अरे वाह, अब थोड़ा सा रह गया, बस इतना सही रह गया। हाँ, रोल ऑफ IRDAI, पहला रूल क्या है, इट टेक स्टेप टू रेगुलेट डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री। देखो सारी समरी है, कुछ नहीं है, जो अभी ऊपर पढ़ा था वही नीचे दे रखा है। दूसरा रूल क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। यहाँ पर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, यहाँ पॉलिसी होल्डर की बात कर रहे हैं। तीसरा, disseminates a lot of information for the benefit of policy holders and educating the general public about the advantage of getting insurance policies and keeping them alive। यानी कि पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि उनको पॉलिसी क्यों करानी चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, ताकि उनका मतलब कहीं पर उनका मिसयूज ना हो पॉलिसी होल्डर्स का, यानी उनको धोखा ना मिले, है ना, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। ये 3 रोल है IRDAI के बारे में। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया ये आपको पूरी समरी दे रखी है भाई, पूरी समरी। हाँ जी, चारों की, RBI, SEBI, CCI और IRDAI। एक बार इसको फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ जी, सेटिंग अप कौन सा था, 1935, 1988 में हुआ था, लेकिन पावर कब मिली थी, 1992 में एक्ट। और CCI स्टैब्लिश कब हुआ था, 2003 में, एक्ट 2002। फर्क है ना, एक्ट 2002 था, हाँ याद आ गया। और IRDAI ईयर ऑफ सेटिंग कब था, 2000, लेकिन एक्ट कब पास हुआ था, 1999 में। और इसका एक्ट कब पास हुआ था, 1992 में, और ये एक्ट पास हुआ था 1934 में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन 1949, मतलब RBI पहले एक प्राइवेटली ओन्ड था आज़ादी से पहले, 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब ये पूरा RBI हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं हम लोग इसकी SEBI के बारे में, तो इसने किसको रिप्लेस किया था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रिप्लेस किया था, ठीक है। और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट कौन सा था, 1947। देखो एक तरीके से रिवीजन हो रही है आपकी। अच्छा, CCI ने किसको रिप्लेस किया था, MRTP को। लो यहाँ फुल फॉर्म दे रखी है, मैंने ऐसे लिखवा दिया आपको ऊपर, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये एक्ट था 1956। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट कब आया, 1972, ठीक है। हमारा जो ओरिजिनल इंश्योरेंस एक्ट है वो 1938 है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1956 में, और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट कब आया, 1972 में। अच्छा जी, एसेंशियल मैंडेट क्या है भैया, ये अपेक्स अथॉरिटी मनी मार्केट, ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल बैंक को ये कंट्रोल करती है। देखो 2 तरीके की मार्केट होती है बेसिकली, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो जो हमारा RBI है वो मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो SEBI है हमारी वो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, SEBI, ठीक है, कैपिटल मार्केट को, राइट। आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले, फाइनेंशियल मार्केट जो होती है ना, हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, RBI, और कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, SEBI। क्लियर। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल जो मार्केट्स होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा CCI, ठीक है, CCI। और मार्केट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो IRDAI। आगे चलते हैं, मेन फंक्शन, ये सब उसका मेन फंक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा जो है आपको ऊपर से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सारा का सारा, ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो कर लेना, वो सारी बातें जो ऊपर थी ना ये समरी में दे रखी है। देखो मोनेटाइजेशन, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, तो एक समरी के फॉर्म में आप इसको आप लिख सकते हो, इससे समरी बेसिकली। आप एग्जाम से एक दिन पहले जो लास्ट डे होगा ना, तो आप इसको रिवाइज करके जा सकते हो। रोल ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन समरी है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। जो नया है वो मैं आपको यहाँ पर मार्क करा रहा हूँ, सारा ऊपर का दे रखा है तो आप उसको कर सकते हैं, जस्ट समरी है, यहाँ आ सकता है ये। रिसेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था, RBI का था डीमोनेटाइजेशन, जिसमें 500 रुपये का नोट बैन कर दिया गया था, 2000 रुपये के नोट इशू किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं SEBI के बारे में, इशू ऑफ LODR। LODR क्या होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015। 2015 में ना SEBI ने कंपनियों को लिस्टिंग ऑब्लिगेशन दी थी, बहुत तगड़ी वाली, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, जो लिस्टेड कंपनी है ना उनको बहुत सारी डिस्क्लोजर देनी है, ताकि
जो इन्वेस्टर है उसको मतलब पिक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आए। तो एक बहुत बड़ा रिसेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट कह सकते हो जो सेबी लेकर आई। हाँ, यानी कि जो कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर सेल परचेज किए जाते हैं, अपना गैप आता था उसके बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता था कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी डिस्क्लोज ही नहीं करती थी। तो सेबी ने उसको डिस्क्लोजर को मैंडेटरी कर दिया कि भाई आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी आए कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है। और सीसीआई का क्या आया? इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस ई कॉमर्स मेजर सच एज डीप डिस्काउंटिंग। आपने देखा अभी क्या हो रहा है, डीप डिस्काउंटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इतना डिस्काउंट देती है भाई, मतलब कंपटीशन की ऐसी की तैसी। मतलब 4,000 की चीज 299 रुपए में। भाई ये क्या मतलब है? मार्केट को इफेक्ट कर रही है, मार्केट को खराब कर रही है। तो वहां पर अगर ऐसी कोई चीज आती है जो एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस है तो उसको उसके खिलाफ एक्शन लेती है सीसीआई। इसके अलावा प्रेफरेंशियल लिस्टिंग, मतलब आप जाओगे तो कुछ ही लिस्टिंग नजर आएगी, बाकी नजर ही नहीं आती है। कुछ लेबल को ही प्रमोट किया जाता है, बाकी को प्रमोट ही नहीं किया जाता। और कुछ एक्सक्लूसिव डील्स होती हैं सर्टेन प्रोडक्ट्स की, यानी बाकी प्रोडक्ट्स को आप बिल्कुल ही इग्नोर मार रहे हो। तो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सब जगह कर देगी, सीसीआई चेक करेगा भाई क्या इससे कंपटीशन में इफेक्ट पड़ रहा है और क्या लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी मैटर करता है। अगर आप कंप्लेन नहीं करते हो तो सीसीआई क्यों एक्शन लेगा यार, है ना? तो आपको कंप्लेन करना है। इसके अलावा अच्छा, आईआरडीए में सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या था? कोविड-19। ये सबको पता है हम लोगों को, है ना? क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज थी जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर ही नहीं था। इंश्योरेंस कंपनियां कहती भैया ये तो इंश्योरेंस में कवर ही नहीं है, हम तो इंश्योरेंस ही नहीं देंगे। तो आईआरडीए ने स्टेप लिया बहुत तगड़ा कि भैया जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है कोरोना उसमें कवर होगा, कवर होगा। और कोरोना की एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाली गई। मान लो कोई कोरोना की ही पॉलिसी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट था आईआरडीआई का। ठीक है। अब हमारे यहां पर खत्म होते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं फंडिंग इंस्टीट्यूशन की, और उसमें हमारा फंडिंग इंस्टीट्यूशन आता है नबार्ड। अच्छा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, प्लीज ध्यान से मार्क करना। इन फर्स्ट 4 decades since independence, when the Indian capital market was rather underdeveloped and the fueling of industrial development was entrusted to a battery of special purpose financial institution created towards this purpose। मतलब समझो, मतलब ये है कि भैया आज़ादी के बाद हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल स्लो मोशन में थी। बिल्कुल स्लो मोशन में। अब उसको फ्यूल चाहिए था भैया, ऊर्जा चाहिए थी ताकि ग्रो कर सके। अब कैसे इंडस्ट्री ग्रो करेंगे बताओ? और आपने पढ़ा होगा कि भैया जब हमें आज़ादी मिली हमारा 80% तो भैया लोग जो है एग्रीकल्चर में थे, खेती बाड़ी में, 20% जो इंडस्ट्री में थे यार, उसमें भी कितने लोग थे। अब इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? तो इसके लिए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिनको हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। अब बात समझ आई, फर्क समझ आया कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक में? भाई कमर्शियल बैंक में आप कैश डिपॉजिट कराते हो, विड्रॉ करते हो, चेक देते हो, है ना, जो नॉर्मल आप बैंकिंग करते हो, लाइक एचडीएफसी के साथ में बैंकिंग की, वो कमर्शियल बैंक है। ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको नाम दिया जाता है डेवलपमेंट बैंक का। क्लियर हो गया? पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? आईएफसीआई। अरे ये कहाँ है? ये रहा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। देखो पहला क्वेश्चन यहां बनता है, इसको मार्क कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आईएफसीआई के फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बताओ पहला डेवलपमेंट बैंक इंडिया में कौन सा था? आईएफसीआई। और ये कब बना था? 1948, आजादी के जस्ट 1 साल बाद। ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ेंगे क्या हम इस चैप्टर में आईएफसीआई के बारे में? नहीं पढ़ेंगे बेटा, अब नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अभी बता रहा हूं, वेट वेट वेट, अभी और तो सुन लो। और भी थे हमारे डेवलपमेंट बैंक। और कौन सा आया? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। ये कब आया? 1955। अच्छा सर, आईसीआईसीआई बैंक 1955 का इतना पुराना बैंक है? अरे भाई नहीं, मिक्सअप मत करना। आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों अलग अलग है। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955 में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो डेवलपमेंट बैंक के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। बाद में ये बैंक बन गया। ठीक है, क्लियर? जिसको आप आईसीआईसी बैंक बोलते हो आप। इसीलिए अभी कमर्शियल हो गया तो हम यहां पर नहीं पढ़ रहे इसके बारे में। सर ये बात तो समझ आ गई, क्योंकि अभी कमर्शियल बैंक हो गया ना, इसलिए यहां पर नहीं पढ़। नाउ इट्स नॉट ए डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा आगे चले 1964 में, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है आपका आईसीआईसी का, यहां पर बनेगा। फिर तीसरा
डेवलपमेंट बैंक था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964 में बनाया गया। सर 3 IFCI, ICICI, IDBI के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग? नहीं पढ़ोगे बेटा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखो इसका रीजन, लेटर 2 डेवलपमेंट बैंक्स हैव सिंस कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल बैंक, यानी ICICI और IDBI अब कमर्शियल बैंक में तब्दील हो चुके हैं। नाउ दे आर नॉट डेवलपमेंट बैंक्स, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। क्लियर? और जो हमारा सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक था IFCI, वो बन गए NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, नाउ दैट इज ऑल्सो नॉट ए डेवलपमेंट बैंक। तो क्योंकि अब डेवलपमेंट बैंक नहीं है, इसलिए हम इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ने वाले, बट ये पहले थे। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इनका ईयर पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कमर्शियल बैंक में तब्दील हुआ, कौन सा NBFC में तब्दील हुआ। यानी अब एक चौथा बच गया हमारा, क्या? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये अभी भी हमारा डेवलपमेंट बैंक है, जिसको चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। चलो कवर करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है सर। ठीक है, NABARD क्या करता है? कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री और रूरल इंडस्ट्री को डेवलप करता है। क्वेश्चन आएगा भैया कौन सा कवर करता है, कौन सी इंडस्ट्री कवर नहीं करता, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 इन सबको कवर करता है। इसके अलावा और भी कवर करता है, हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग को कवर करता है, एनिमल हस्बेंड्री को भी कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा इट सर्व एज अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी इन रूरल एरिया, जो पिछड़े इलाके होते हैं उसकी सबसे बड़ी फाइनेंसिंग एजेंसी है। देखो जैसा कि नाम बता रहे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसके अलावा क्या करता है? ये रिहैबिलिटेशन स्कीम लेकर आता है। रिहैबिलिटेशन मतलब दोबारा से पुनः स्थापित करने की। कोई रूरल एरिया, पिछड़ा इलाका मान लो वो टूट फूट गया या बर्बाद हो गया, तो उसको दोबारा से कैसे बसाया जाए, NABARD का काम है। इसके अलावा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या करता है? ये रिस्ट्रक्चर करता है, उनको फंड प्रोवाइड करता है, उनके जो पर्सनल कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है। मेंटेन्स लाइजेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में तालमेल बिठाता है। लाइजेशन मतलब तालमेल बिठाना, डिस्कस करना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, RBI के साथ और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि पॉलिसियाँ बनाई जा सके और जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी रूरल सेक्टर है, उसको अपलिफ्ट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। इसके अलावा क्या करता है? मॉनिटर करता है और इवैल्यूएट करता है किसको? प्रोजेक्ट्स को, जिसमें इसने पैसा लगाया हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा रूरल सेक्टर में फाइनेंस देता है। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशन रूरल इकोनॉमी में हेल्प करते हैं उनको भी डेवलप करता है। ठीक है, और अपने जो क्लाइंट इंस्टीट्यूट होते हैं उस पर चेक रखता है, कंट्रोल रखता है कि ऐसा ना हो पैसा मिसयूज हो रहा हो। रूरल इकोनॉमी को डेवलप करता है, रूरल अपलिफ्टमेंट करता है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, या RRBs होते हैं, RRB का मतलब क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक्स, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनको हेल्प करता है। ठीक है, उनको हेल्प करता है। एंड मैनेजेस टैलेंट एक्विजिशन थ्रू IBPS एंड CWE, यानी कि जो बैंकिंग सर्विसेज के जो पर्सनल होते हैं ना, पर्सनल यानी कर्मचारी, उनका सिलेक्शन भी करता है। क्योंकि देखो जो रूरल में बैंक खुलते हैं ना, पिछड़े इलाकों में, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग अलग से दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर बैंक में खाता खुलवाना आसान नहीं है। पिछड़े इलाकों में लोगों को समझाना कि बैंक में खाता खुलवा लो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो उनके एम्प्लॉइयों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे चलें। आगे 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 और क्या रह गया? हाँ जी, यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बोलते हैं इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको SHG बोलते हैं, उनके प्रोग्राम भी बैंक जो है हमारा NABARD जो है उनके साथ हेल्प करता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है ताकि वो भी अपना रोल प्ले कर सकें और जो रूरल एरियाज़ हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, उसको डेवलप किया जा सके। इसके अलावा NABARD ऑल्सो हैज़ ए पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइवर्स फील्ड लाइक वाटर शेड डेवलपमेंट नंबर 1, ट्राइबल डेवलपमेंट नंबर 2, फार्म इनोवेशन नंबर 3। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए NABARD अपना पूरा रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी पानी को, रिसोर्स को, रिजर्व को बनाना, कुएं तालाब बनाना, ठीक है, उसके लिए भी रोल प्ले करता है, उनको भी पैसा खर्च करता है। ट्राइबल डेवलपमेंट, जो हमारे आदिवासी एरियाज़ हैं, वहाँ के एरिया को ग्रो करने के लिए भी क्या NABARD हेल्प करता है, रोल प्ले करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है, पैसा लगाता है।
फार्म इनोवेशन में भी पैसा लगाता है, क्या? नाबार्ड। अब यहाँ पर ये बातें फैक्ट्स लिखी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1948 में आईएफसी आया था, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक। आईसीआईसीआई 1955 में आया, आईडीबीआई 1964 में आया। आईएफसीआई बाद में क्या बन गया? एनबीएफसी बन गया, और आईसीआईसी और आईडीबीआई क्या बन गया? कमर्शियल बैंक में तब्दील हो गया। और अभी इकलौता सर्वाइवल जो हमारा डेवलपमेंट बैंक है वो कौन सा है? नाबार्ड। यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ओके गाइस, आओ, चैप्टर इज ओवर। इसके एमसीक्यूज आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबाना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर।